नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला में। और आज हम लोग लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हम लोग सेकेंड प्रैक्टिस लोक विकास और पर्यावरण से। ठीक है, तो देख लिख सकते हैं आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, प्रदूषण के कारण माने जा सकते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दे रहा है, प्राकृतिक, मानवीय और ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रदूषण के ये दोनों कारण होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राकृतिक भी होता है और मानवीय भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय प्रदूषण के प्राकृतिक कारण में शामिल है। आपके तीन यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, खनन, सुनामी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा, तो पर्यावरणीय प्रदूषण के प्राकृतिक कारण में शामिल है, तो वो आपका हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट और आपका सुनामी। तो आपका ए और 3 सही होगा। तो यहाँ पे आपका 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण निम्न में से किससे प्रदूषित होता है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है। मानव द्वारा त्याज्य सामग्री या अवशिष्ट से। अगला है औद्योगिक प्रदूषणों से। नेक्स्ट है आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से। और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो जिससे होता है वो ये तीनों से दोस्तों आपका प्रदूषित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 3 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अविघटनीय प्रदूषक नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है, नाभिकीय अवशिष्ट, प्लास्टिक और मलमूत्र और आर्सेनिक। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन जीवों में निम्नलिखित में से क्या बनाने में आवश्यक होता है। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और नाइट्रोजन और ओजोन। तो ओजोन, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ओजोन होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 6 नंबर कि भारत के शहरों में धूम्र में मुख्यतः शामिल होते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, सल्फर के ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड और SPM। नेक्स्ट है सल्फर के ऑक्साइड और ओजोन। तो 4 ऑप्शन दे रहा है आपके सामने। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जल प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। तो दे रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा है। तो इसमें से दोस्तों पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है नगरीकरण का, तो जल प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये तीनों होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है। प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता को खो देते हैं। प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है। नेक्स्ट है आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है। और अगला जो ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सुमेलित करने वाला है श्रेणी 1 को श्रेणी 2 से, कि आपका जो ऑप्शन है एक तरफ खराब दिया है, तो ये आपका वायु गुणवत्ता सूचकांक है। दूसरी तरफ ये जो दिया है ये वायु गुणवत्ता सूचकांक है, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ख़राब रहेगा तो इसका सूचकांक क्या रहेगा, तो आपका ये 201 से 300 के बीच रहता है। ठीक है, सामान्य रूप में प्रदूषित होता है तो ये 101 से 200 के बीच, और संतोषजनक रहता है तो ये 2 रहता है, 51 से 100 तक, और अच्छी रहता है तो 0 से 50 तक। और ये अगर आप लोग को देखना है तो किसी स्मार्ट शहर में जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए इलाहाबाद, लखनऊ, इस तरह की जो सिटी है, तो वहाँ पे आपका आजकल जैसे ही ठंडी का मौसम आता है तो जो स्क्रीन लगे हैं रोड के साइड में, वहाँ पे आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग वायु गुणवत्ता सूचकांक वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जैसे मौसम में चेंज होता है, आपका प्रदूषण बढ़ता है या घटता है, तो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। और ज़्यादातर अगर इसका बढ़ जाता है तो वहाँ पे फिर रेड कलर में वो दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए, आप दीजिएगा। कभी अगर जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं फिर तो भैया कोई बात ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में वायु की गुणवत्ता की जांच करने वाली मोबाइल ऐप सेवा सफर में वायु प्रदूषण के सूक्ष्म प्रदूषण स्तर को किस रंग में व्यक्त किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रहा है, पीला, हरा, लाल, नीला। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा पीला। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति के कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सुनना उपयुक्त व सामान्य होता है? 4 ऑप्शन दे रहा है, 20 डेसिबल, 30, 50 और 80। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका 50। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है, शोर के कारण चिढ़, चिंता और तनाव जैसे भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा होते हैं। अगला है आपका कि उच्च ध्वनि से मनुष्यों में आवर्धित एंड्रोनली स्तर, उच्च रक्तचाप, पेट का अल्सर आदि दोष पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोस्तों दोनों आपके कथन सही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ग्रीन मफलर, ध्यान दीजिएगा, ग्रीन मफलर एक तकनीक है जो वायु प्रदूषण कम करती है तथा जो हमारे मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण सहायता दे सकती है। और दूसरा ऑप्शन दे रहा है, लोगों को ध्वनि प्रदूषण से बचाने हेतु मेट्रो शहरों में उचित क्षेत्रीकरण के साथ हरित पट्टी का निर्माण सहायक होता है। और आगे दे रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आइए हम लोग देखते हैं। केवल 1, केवल 2 और 1, 2 दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब एक न 1 न 2, तो उपरोक्त में 2 ही ऑप्शन है, तो इसलिए हम बोल दिए उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे केवल सेकेंड वाला सही है कि लोगों को ध्वनि प्रदूषण से बचाने हेतु मेट्रो शहरों में उचित क्षेत्रीकरण के साथ साथ हरित पट्टी का भी निर्माण सहायक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान वाला, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर जो है ये क्वेश्चन आपका मिलान वाला है। और इसमें भी देख लीजिए क्या दिया है, सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है। एक तरफ गैस दिया है, तो जैसे मीथेन दिया है, तो मीथेन धान के खेत में ज़्यादातर आता है, निकलता है, तो देख लीजिए। दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये प्रतिशत होता है। नेक्स्ट है शीशा, तो ये दोस्तों मोटर वाहन से, और जिसको लेड या पीबी से भी दर्शाते हैं। और अगला है रेसे, ये दोस्तों आपका वस्त्र उद्योग होता है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा मिलान के अनुसार, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल प्रदूषण किसके द्वारा होता है? ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोग के सामने। पाल नौकाओं के प्रयोग से, अगला है जल यानों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन से, और अगला है खनिज तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले जल यानों से, और नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा खनिज तेल का ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले जल यानों से। नेक्स्ट है प्रदूषित जल का क्या उत्पन्न करता है? प्रदूषित जल क्या उत्पन्न करता है? तो देख सकते हैं आप लोग, ये हैजा, पेचिश, अतिसार और ये सभी, तो ये सभी उत्पन्न करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? 4 ऑप्शन दे रहा है, आद्र स्थल, फोम उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र और सीमेंट उद्योग। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा आपका आद्र स्थल, कोष्टक में जिसको वेटलैंड्स लिखा गया है, इसको वेटलैंड्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? 4 ऑप्शन दे रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बन यौगिक और विलंबित सूक्ष्म कण। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वाष्पशील कार्बन यौगिक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा जूम आउट कर दें, कि निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने, परिवहन क्षेत्र, प्रशीतन और वातानुकूल, और अगला है वेटलैंड्स और उर्वरक। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा प्रतिशत और वातानुकूल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, और मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बायोमेडिकल अपशिष्ट निस्तारण हेतु बायोमेडिकल प्रबंध या व संचालन नियम कब बनाया गया था? तो इस नियम को दोस्तों 1998 में बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मान लीजिए ऑप्शन से कोई मतलब है नहीं जब सीधे सीधे 1998 आप लोग के सामने है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोमेडिकल या प्रबंध व संचालन नियम के अनुसार अस्पतालों में अपशिष्ट हेतु किन रंगों के बैग का प्रयोग करना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रहा है, काला, नीला, लाल, पीला। तो दोस्तों वहाँ पे काला, फिर उसके बाद नीला और फिर पीला, इन 4 रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का उदाहरण है रासायनिक अपशिष्ट, ब्लीच, कैडमियम और कीटाणुनाशक। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कैडमियम। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की अपशिष्टों का उपचार या प्रबंध किस तरीके से किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पुनर्चक्रण, अपशिष्टों को नष्ट कर, वर्मी कल्चर और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा अपशिष्टों को नष्ट कर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्टों का स्रोत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उद्योग, कृषि, समुद्री परिवहन और खनन। तो जो नहीं है वो आपका कृषि है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो चलिए ये 25 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ये कूट वाला देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की समस्याएं हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रहा है। वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन, ध्रुवों का पिघलना और जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें से कौन सा वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की समस्याएं हैं। तो वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन और ध्रुवों का पिघलना। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव आप लोग पढ़े ही होंगे। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पे 1, 2, 3 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक रंग आधारित सूचकांक है। ठीक है, पहला ये है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डालना छूट गया है, तो ये पहला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है इसका उद्देश्य हवा गुणवत्ता की निगरानी करना है। तीसरा है इस सूचकांक में गुणवत्ता को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। और नेक्स्ट है इस सूचकांक में प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या दे रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार कहते हैं आप लोगों से कि कथन जो सत्य है असत्य है, इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पर हम लोग को ध्यान देना अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए इसमें से क्या होगा। तो असत्य कौन सा कथन है। तो केवल 1, केवल 2, केवल 3 और ये सभी। तो जो आपका कथन असत्य है कि इस सूचकांक में वायु गुणवत्ता को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, ये आपका ऑप्शन गलत है, असत्य है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है, ज्वालामुखी, दावाग्नि, वाहनों से निकलने वाला धुआं और जल वाष्प। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका वाहनों से निकलने वाला धुआं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, अत्यधिक वायु प्रदूषित शहरों की पहचान। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषणों को शामिल किया गया है। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है दोनों कथनों में। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों कथन वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में सही है। तो आपका ऑप्शन जो होगा सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने देखिए 3 कथन दे रहा है कि ईष्मांग धुएं और कोहरे का मिश्रण है, फ्लाई एश के कण सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम सिलिकेट तथा कैल्शियम ऑक्साइड आदि से बने होते हैं। और नेक्स्ट है कि फ्लाई एश जीवों में श्वसन तंत्र के रोग उत्पन्न करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है, 1, 2, 2, 3, 1, 3 और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों ये सभी हैं, क्योंकि ये तीनों वायु प्रदूषण के संदर्भ में तीनों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में किस वर्ष यूरोपीय उत्सर्जन एवं ईंधन नियमन को अपनाया गया है। तो दोस्तों वो आपका 2000 में अपनाया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। और देखिए एक मिस टाइपिंग है यहाँ पे, अपान ना होके यहाँ पे जापान होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बार और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अपान ना होके आपका जापान होगा। तो जापान में मिनी पार्टी है। ध्यान दीजिएगा, मिनी पार्टी आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी। जापान में एक बार मिनी माटा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, मिस टाइपिंग हो गई है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा पेन से।
ये पहले तो जापान होगा और यहाँ मिनी पार्टी ना होकर मिनी माटा होता है, ध्यान दीजिएगा इस तरह से मिनी माटा, ध्यान दीजिएगा। तो जापान में मिनी माटा आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुआ था? तो वो पारा के दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है सुपरसोनिक जेट विमानों में निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है? ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और अवरक्त विकिरण और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी किसके कारण होती है? तो सल्फर ऑक्साइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये नाइट्रेट के कारण होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर जल प्रदूषण के कारणों को कितने भागों में बांटा गया है? ध्यान दीजिए आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दे रहा है, 2, 3, 4 और 5। तो जो आपका ऑप्शन सही है उसे 2 भागों में बांटा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैसों में आप किसे शामिल करेंगे? 4 ऑप्शन दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक मोनोऑक्साइड और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोग के सामने, 1972, 1982, 1985 और 1988। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 1985। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि स्वच्छ जल अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है -4 डिग्री सेल्सियस पर, फिर 4 डिग्री पर, 0 डिग्री पर और -2.5 डिग्री पे। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा -4 डिग्री पे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के जलने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? 4 ऑप्शन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है? ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अनुपात होता है जल में। तो ये तो H2O, आप लोग इसका सूत्र एक होता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, तो H2 और 0 कितना है? कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, जैसे H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 अनुपात होता है और इसका 1 होता है, तो 2:1। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 2:1। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO2 का प्रमुख स्रोत है। तो क्या है? तो देख सकते हैं आप लोग, तापीय शक्ति क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा परिवहन क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किसने किया है? जनसंख्या वृद्धि ने, औद्योगिकरण ने और आगे दे रहा है नगरीकरण ने और प्रौद्योगिकरण के अनुप्रयोग ने। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा औद्योगिकरण ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होती है? 4 ऑप्शन दे रहा है, जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, जाति की संख्या, जीवित जीवों का आमाप और मतलब साइज और बायोमास। तो जो आपका सही होगा ऑप्शन वो है जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कौन सी रेडियोधर्मी प्रदूषण के मान की इकाई है? 4 ऑप्शन दे रहा है, डेसिबल, डम्सन, रोजंटन और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन रोजंटन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन दे रहा है आपके सामने, रेडियम 224, पोटेशियम 40, यूरेनियम 238 और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन क्या है कि रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव कई हजार वर्षों तक रहता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीन और गुणसूत्रों के हानिकारक उत्परिवर्तन नहीं होता है। और नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव धीरे धीरे कई वर्षों से में लकवे, गूंगापन आदि के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो आगे आपका क्वेश्चन है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रहा है, 1 2 2 3, 1 3 और 1 2 3। तो जो आपका ऑप्शन सही है पहला है और इसमें तीसरा है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देख सकते हैं आप लोग 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। और क्या है ये कथन कि प्लास्टिक के उत्सर्जन से डायोक्सिन उत्पन्न होते हैं। अगला है प्लास्टिक के अंतःस्रावी समस्या उत्पन्न करने वाले रसायन उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक में उपस्थित एवं मानव में कैंसर उत्पन्न करते हैं। और उपरोक्त सभी, तो जो आपका ऑप्शन होगा सही यहाँ पे उपरोक्त सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट का स्रोत है घरेलू अपशिष्ट, जैविकीय अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और ये सभी, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ये सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है तरल अपशिष्ट के उपचार की विधि है। 4 ऑप्शन दे रहा है, रासायनिक ऑक्सीकरण, एक्सोर्सन, परासण और ये सभी। तो दोस्तों तरल अपशिष्ट के उपचार की विधि क्या है, तो ये रासायनिक ऑक्सीकरण, एडसोर्सन, परासण और ये सभी। तो यहाँ पे दोस्तों ये सभी है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो हमारे दोस्त अभी पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं या हमारी वीडियो देखे हैं और वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, तो दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ते रहे भाई साहब। तो ठीक है, बाकी और सब बढ़िया है, आप लोग क्लास से ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है, ये तो चीज़ें अपना व्यक्तिगत है, आप पर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में ऐसे ही और अच्छे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदी साहित्य वाले के साथ अपना कीमती वक्त देके कुछ ज्ञान की चीज़ें पाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ ऐसे ही नए चीज़ें लेके। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।